हुक्स लॉ है ना। हाँ स्ट्रेन और स्ट्रेस समझ में आ गया, तो हुक्स लॉ भी कोई ज्यादा वो नहीं है। तो हुक्स लॉ दिया था रॉबर्ट हुक ने। रॉबर्ट हुक ने, ये साइंटिस्ट और भी फील्ड में काम करते थे है ना, और ये काफी टैलेंटेड थे, ठीक है। और ये जो है ग्रेजुएशन नहीं कंप्लीट किए है ना, ग्रेजुएशन नहीं कंप्लीट किए थे, लेकिन फिर भी देखो आज हम लोग उनका जो है लॉ पढ़ रहे हैं, इतने फेमस हो गए। इसका मतलब ये कि डिग्री से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है नॉलेज। डिग्री भले नहीं थी, डिग्री कईयों के पास नहीं है, नॉलेज है। डिग्री कईयों के पास है, लेकिन उनका नाम दर्ज नहीं है बुक में, ठीक है। लेकिन रॉबर्ट हुक ऐसे साइंटिस्ट थे जिनके पास डिग्री भले नहीं थी, लेकिन इतने टैलेंटेड थे कि नाम उनका आज भी दर्ज है। मतलब इम्पोर्टेंट क्या है, ज्यादा नॉलेज है, डिग्री से ज्यादा क्या है, नॉलेज। तो रॉबर्ट हुक ने एक एक्सपेरिमेंट किया था स्प्रिंग को रिलेट करके, ठीक है। उन्होंने ये देखा कि अगर स्प्रिंग में अगर कोई लोड दे दे है ना, लोड दे दे, लोड है ना, कोई वेट दे दे, लोड उसी को बोला गया, कोई वजन रख दे, तो लोड क्या, एक फोर्स काम करेगा नीचे की तरफ है ना, एक फोर्स क्या काम करेगा, नीचे की तरफ काम करेगा है ना। तो उससे क्या जो स्प्रिंग होगा वो एलोंगेटेड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एलोंगेटेड, मतलब उसके लेंथ में इंक्रीमेंट हो जाएगा है ना। लोड एक तरह से फोर्स का काम करेगा, लोड क्या करेगा, फोर्स का काम करेगा। तो पहले यहां तक था, अब बढ़ करके यहां तक हो गया स्प्रिंग है ना। तो अगर हम इस लेंथ को डेल्टा एल माने है ना, तो उन्होंने बताया, जो पहले जो हुक्स लॉ था, उन्होंने पहले के समय में जब उन्होंने दिया था, उन्होंने बोला था इलोंगेशन जो है, इलोंगेशन ये प्रोपोर्शनल होगा अप्लाइड फोर्स के, है ना। हुक ने बताया था कि जो एलोंगेशन होगा यानी चेंज इन लेंथ होगा, जो वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, अप्लाइड फोर्स के। जो ये लोड अप्लाई कर रहा है इस स्प्रिंग पे फोर्स, उसके प्रोपोर्शनल होगा। यानी कि जितना ज्यादा हम फोर्स बढ़ाएंगे उतना ज्यादा एलोंगेशन होगा, है ना। और फिर उसमें मॉडर्न हुक लॉ में क्या चेंजेस हुए वो देखो। मान लो यहाँ पे एक इलास्टिक बॉडी है ना, तो इस पे अगर हम फोर्स लगा रहे हैं तो इसका जो लेंथ क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, है ना। लेंथ इंक्रीज हो जाएगा, एलोंगेशन होगा उसमें, लेंथ उसका क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। कितना हो जाएगा, मान लो ये इतना बढ़ गया है ना, तो इसको मान लो कितना, डेल्टा एल, डेल्टा एल मानते हैं। इस पर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, फिर जब हम फोर्स अप्लाई करना बंद कर देंगे तो एक फोर्स क्या करेगा, इसको नॉर्मल शेप में लाने की कोशिश करेगा, टेंडेंसी होगी उसकी। उसको क्या बोलते हैं, रिस्टोरिंग फोर्स, रिस्टोरिंग फोर्स, रिस्टोरिंग फोर्स, ठीक है। और यहाँ पर जब हम एलोंगेशन होगा, इसमें फोर्स लगाएंगे, तो यहाँ पे इससे एसोसिएटेड होगा क्या, स्ट्रेन, स्ट्रेन डिफॉर्मिंग फोर्स तो ये है ही, इससे क्या एसोसिएटेड होगा, स्ट्रेन, स्ट्रेन एसोसिएटेड होगा, है ना। तो जो मॉडर्न हुक लॉ है वो ये कहता है कि स्ट्रेस जो है, स्ट्रेस है ना, ये प्रोपोर्शनल होता है स्ट्रेन के, किसके, स्ट्रेन के, स्ट्रेन के क्या होता है, प्रोपोर्शनल। मतलब कि जितना ज्यादा हम डिफॉर्मिंग फोर्स लगाएंगे उतना ज्यादा स्ट्रेन होगा, उतना ज्यादा स्ट्रेन होगा, और फिर एक फोर्स ऊपर काम करेगा जिसको बोलते हैं रिस्टोरिंग फोर्स। क्या बोलते हैं, रिस्टोरिंग फोर्स। ये रिस्टोरिंग फोर्स ये डिफॉर्मिंग फोर्स के इक्वल होगा,
हाँ। तो जितना ज्यादा स्ट्रेन होगा उतना ज्यादा रिस्टोरिंग फोर्स होगा, Yes. है ना? हाँ। और उतना ज्यादा स्ट्रेस क्रिएट होगा इससे एसोसिएटेड। इसीलिए बोला गया कि स्ट्रेस जो है स्ट्रेन के प्रोपोर्शनल होता है। स्ट्रेन के प्रोपोर्शनल होता है। फिर जब हम प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे, है ना, तो एक क्या देंगे? कांस्टेंट देंगे, और कांस्टेंट है के, यहाँ पे के इंटू स्ट्रेन, के इंटू स्ट्रेन। और इस कांस्टेंट को बोलते हैं मॉडुलस, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। क्या बोलते हैं? मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, है ना? क्या बोलते हैं? मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। इस कांस्टेंट की वैल्यू मटेरियल टू मटेरियल चेंज होती रहेगी, है ना? अगर यहाँ पर रबड़ है, तो वो मटेरियल डिफरेंट है। अगर यहाँ पे रबड़ है तो कम हम लगाएंगे फोर्स, डिफॉर्मिंग फोर्स, तो भी स्ट्रेच हो जाएगा, एलोंगेशन हो जाएगा उसमें। अगर थोड़ी सी और उसमें रिजिडिटी आ जाए, थोड़ा मोटा रबड़ आ जाए, तो थोड़ा सा मटेरियल थिक हो गया, अब हमको ज्यादा डिफॉर्मिंग फोर्स लगाना पड़ेगा, है ना? तो ये इस केस में जो मटेरियल होगा उस पर डिपेंड करता है ये कांस्टेंट की वैल्यू। मटेरियल टू मटेरियल चेंज होते रहेगा, है ना? तो इसको बनाओ जल्दी से, फिर करते हैं। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को अलग अलग टाइप के अलग अलग स्ट्रेस में अलग अलग नाम दिया गया है। जैसे 3 टाइप के स्ट्रेस और स्ट्रेन होते हैं, लॉन्गिट्यूडिनल, शियरिंग और वॉल्यूम स्ट्रेन। तो लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन या स्ट्रेस में उसको बोला गया यंग मॉडुलस, और इसको Y से डिनोट किया जाता है। शियरिंग स्ट्रेन और स्ट्रेस में उसको बोला गया है शियर मॉडुलस, G से डिनोट किया जाता है। और हाइड्रोलिक स्ट्रेस और वॉल्यूम स्ट्रेन में इसको बोला जाता है बल्क मॉडुलस, B से डिनोट किया जाता है। तो स्ट्रेस is equal to K इंटू स्ट्रेन होता है ना? K क्या है? इलास्टिक मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो स्ट्रेस का फार्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया, फिर क्या है? इक्वल है, और K क्या है? मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो यहाँ पर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होगा? Y होगा। और स्ट्रेन क्या होता है? लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन होता है ये चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। उसी तरह शेयरिंग स्ट्रेस में फोर्स अपॉन एरिया होता है ना? और ये क्रॉस सेक्शन एरिया है, इज इक्वल टू मॉडुलस क्या होगा? G। जैसे यहाँ पे Y था, यहाँ पे G होगा, और यहाँ पर x अपॉन चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, x अपॉन L होगा। उसी तरह यहाँ पर बल्क मॉडुलस में फोर्स अपॉन एरिया इज इक्वल टू, अब G है यहाँ पर क्या हो जाएगा? बल्क मॉडुलस B, और यहाँ पे होगा, यहाँ पर तो वॉल्यूम चेंज होगा क्योंकि वॉल्यूम स्ट्रेन है, तो चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम। यही है डिफरेंट मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। डिफरेंट स्ट्रेस के लिए, डिफरेंट स्ट्रेन के लिए डिफरेंट मॉडुलस Y, G और B। यंग मॉडुलस, शियर मॉडुलस और बल्क मॉडुलस।